फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज हम बात कर रहे होंगे इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, जो कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे, समझेंगे क्या होता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है उसको। सबसे पहले हम व्यक्तित्व को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हुए चलेंगे, तो वहाँ से हमारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं तो हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं या हमारा जो कुछ भी व्यवहार होता है अपने वातावरण के प्रति, तो वो हमारे वातावरण में, वो हमारे परिवेश में समायोजन के लिए हम कर रहे होते हैं। व्यक्तित्व को अगर हम साधारण जनसाधारण की भाषा में देखते हैं तो लोग जैसा बाह्य रूप में दिखाई देता है व्यक्ति, उसी आधार पर वह व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में इसकी परिभाषा कुछ अलग होती है। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का जो परिभाषा होता है वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के बाह्य रूप को देखकर ही नहीं, मतलब व्यक्ति का बाहरी दिखावा, व्यक्तित्व कैसा है, उसका शारीरिक बनावट कैसा है, उसी आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं करता है बल्कि व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति के अंदर जो गुण भी पाए जाते हैं उनके आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण करता है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्तित्व है वो व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के गुणों को अपने आप में समाहित करता है। व्यक्तित्व व्यक्ति का व्यवहार कैसे है, व्यक्ति का शारीरिक बनावट कैसे है, तो इन दोनों आधारों पर, मतलब व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। अब हम समझेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता हम किसे कहते हैं, क्या होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? व्यक्ति की एक दूसरे से मानसिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दशाओं के भिन्न होने को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप, संवेगात्मक रूप से, शारीरिक दशाओं में किस तरीके से एक दूसरे से अलग है, तो व्यक्ति का एक दूसरे से अनेक तरह के गुणों में अलग होना ही क्या कहलाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम किसी के अनुसार कोई परिभाषा लिखते हैं तो एज इट इज जैसे बातें कही गई हैं वैसे ही हम वहाँ पे लिख रहे होते हैं, वही आपका सही माना जाता है। यहाँ पे टायलर का मानना है कि शरीर के आकार, रूप, शारीरिक कार्य की गति, यौन क्षमता, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, आवृत्तियों और व्यक्तिगत लक्षणों की मापन विधियों ने व्यक्तिगत विभिन्नता के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो व्यक्ति के शारीरिक आकार कैसा है, उसका रूप कैसा है, शारीरिक कार्य मतलब व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता है वो किस प्रकार की है, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, आवृत्ति और व्यक्तिगत लक्षणों का मापन ने व्यक्तिगत विभिन्नता के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया है। मतलब इन सब प्रकार के हम व्यक्तिगत विभिन्नता को किसी एक आधार पर मापन नहीं करते हैं या किसी एक आधार को लेकर के हम व्यक्ति के अंदर के गुणों को अलग अलग नहीं करते हैं। दो व्यक्तियों में अनेक प्रकार के अलग अलग तरह के जो कुछ भी अंतर पाए जाते हैं वो सभी आपके क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं। यह व्यक्तिगत विभिन्नता मानव के चरित्र एवं व्यक्तित्व के विकास में, उसके मानसिक संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कोई एक आधार नहीं है। वास्तव में शारीरिक, मानसिक एवं अन्य विशेषताओं के कारण मानव में यह विभिन्नता देखने को मिलती है। ये विभिन्नता भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। देखिए, हम व्यक्तिगत विभिन्नता को हम किसी एक आधार को लेकर के ही दो व्यक्तियों में व्यक्ति विभिन्नता का मापन नहीं करते हैं। व्यक्ति विभिन्नता के लिए कोई एक आधार ही इम्पोर्टेंट नहीं है। व्यक्ति विभिन्नता के लिए सभी प्रकार के आधारों को देखा जाता है, जैसे व्यक्ति का शारीरिक बनावट कैसा है, व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, उपलब्धि ज्ञान कैसा है, रुचियाँ कैसी हैं, तो इन सभी के आधार पर हम व्यक्ति विभिन्नता को देखते हैं। व्यक्ति विभिन्नता इम्पॉर्टेंट भी है। जो भी अध्यापक, जैसे एज अ टीचर जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपको भी व्यक्ति विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें अंतर पाया जाता है और जो ये अंतर पाया जाता है वही आपकी व्यक्ति विभिन्नता होती है। देखिए, यहाँ पे स्किनर के भी अनुसार कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता से हमारा तात्पर्य
व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट लीजिए, यहाँ पे व्यक्तित्व है तो यही कहा गया है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत उन सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है जिनका हम मापन और मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं बुद्धि, तो बुद्धि का मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। ऐसे ही हम बात करते हैं रुचि, तो वो सभी चीज़ों को हम व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत शामिल करते हैं जिनका हम मापन और मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार पे हम बात करेंगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नता कई प्रकार से है, व्यक्तिगत विभिन्नता को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे है शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति लंबा, कोई मोटा, कोई पतला, तो इस तरीके से व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की शारीरिक बनावट देखने को मिलती है और ये विभिन्नता आपकी शारीरिक विभिन्नता कहलाती है। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे तो बुद्धि में विभिन्नता है। बुद्धि में भी विभिन्नता लोगों में देखने को मिलती है। जब आईक्यू लेवल का मेजरमेंट किया जाता है तो उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के लोगों में अलग अलग तरह की बुद्धि जो है वो देखने को मिलती है। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि के आधार पर भी लोगों में व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। उसके बाद दृष्टिकोण में विभिन्नताएं, तो दृष्टिकोणों में भी दृष्टिकोण का मतलब एक प्रकार का विचार है, तो विचारों में भी लोगों के विचारों में भी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। किसी एक ही निर्णय पर दो लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, किसी एक ही बात पर दो लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, तो विचारों में भी जो है अंतर देखने को मिलता है। उसके बाद बात कर रहे होंगे जाति तथा राष्ट्र संबंधी विभिन्नता। जात के अनुसार भी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। सभी जात के व्यक्ति देखने में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अलग अलग राष्ट्र के व्यक्तियों में अलग अलग गुण देखने को आपको मिल सकता है और अलग अलग कास्ट जो आपकी जात का डिवीजन किया गया है उसके आधार पर भी आप लोगों के गुणों में, लोगों के विचारों में परिवर्तन देखते हैं। उसके बाद है उपलब्धि में विभिन्नता। उपलब्धियों में भी आप अलग अलग, जैसे जब परीक्षण किया जाता है तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अभी आपका ही एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी कोई बच्चा बहुत अच्छा अचीव कर लेगा और कोई बच्चा पीछे रह जाएगा, तो ये उपलब्धियों में भी आपको अंतर देखने को मिलता है। लैंगिक आधार पर भी विभिन्नता, आप लैंगिक आधार पर विभिन्नता भी देखने को आपको मिलता है। जैसे कोई मेल है या फीमेल है, दोनों के सोच विचार और दोनों के रहन सहन, दोनों के शारीरिक बनावट में भी जो है अंतर देखने को मिलता है। तो लैंगिकता के आधार पर भी आपको विभिन्नता देखने को मिल जाएगी। उसके बाद संवेगात्मक विभिन्नता। संवेगात्मक रूप से भी आपको विभिन्नता देखने को मिल जाएगी। किसी एक ही बात पर लेकर के कि दो व्यक्तियों के संवेग एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें अंतर पाया जाता है। जैसे आपके ऊपर कोई दो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर समान रूप से अगर कोई संकट आता है तो वो दोनों एक उस परेशानी या उस तकलीफ को दो अलग अलग तरीके से उसको हैंडल कर रहे होते हैं। मतलब संवेग जो भी संवेग हैं उसको वो अलग अलग तरीके से प्रकट कर रहे होंगे। कोई बहुत ज़्यादा गुस्सैल होगा, कोई कम गुस्सैल होगा, कोई बहुत ज़्यादा किसी छोटी परेशानी में बहुत विचलित हो जाएगा, कोई बड़ी परेशानी में भी बिल्कुल स्थिर रहता है। तो इस तरीके से जो संवेगात्मक विभिन्नता है वो भी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद है रुचियों में विभिन्नता। रुचियों में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। किसी का इंटरेस्ट जो है वो रुचियों मैथ में है, किसी का इंटरेस्ट साइंस में है, किसी का किसी और सब्जेक्ट में है। तो इस तरीके से अलग अलग विषयों में भी जो है वो अलग अलग तरह के जो रुचियां हैं उसमें विभिन्नता आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है आर्थिक स्तर के आधार पर विभिन्नता। आर्थिक स्तर के आधार पर जो है वो भी विभिन्नता देखने को मिलती है। कोई बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से है तो कोई बहुत ही निम्न परिवार से है आर्थिक स्तर पर। तो इस तरीके से आर्थिक स्तर पर भी विभिन्नता देखने को मिलती है। उसके बाद है व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता। जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व में भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सभी का व्यक्तित्व जो है वो अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति है जो कि अंतर्मुखी होता है और कोई व्यक्ति होता है जो कि बाह्यमुखी होता है। तो इस तरीके से व्यक्तित्व में जो है वो भी विभिन्नता देखने को मिलती है। इसके बाद हम यहाँ पढ़ रहे होंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधियाँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो है वो आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको मापने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला होता है आपका बुद्धि परीक्षण।
तो अगर हम बात कर रहे होंगे बुद्धि परीक्षण की, तो देखिए बुद्धि का मेजरमेंट किया जा सकता है, हम बुद्धि को माप सकते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्तियों का जो बुद्धि का स्तर होता है, मतलब चीज़ों को हैंडल करने का, वो अलग अलग होता है। तो बुद्धि का निकालने का जो सूत्र होता है वो आपका होता है IQ बराबर होता है MA अपान CA और मल्टीप्लाई 100। तो ये होता है आपका IQ बराबर, याद रखिएगा ये इसमें जो आपका MA है उसका मतलब होता है, उसका होता है मानसिक बुद्धि की कैसी है, ठीक है, मानसिक आयु हम कह सकते हैं, मानसिक आयु, इसको हम कहते हैं मेंटल एज। उसके बाद आपका CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब जिसे हम वास्तविक आयु कहते हैं, और उसको 100 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा IQ निकल के आता है। यहाँ पे मेंटल एज का मतलब है जैसे कोई कक्षा 3 का बच्चा है, ठीक है, लेकिन वो कक्षा 4 तक के जो सवाल हैं उसको वो हल कर पा रहा है, तो उसकी जो मानसिक आयु होगी वो कक्षा 4 के बच्चे के बराबर है। तो इस तरीके से उसको मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद CA मतलब होता है वास्तविक आयु। वास्तविक आयु मतलब बच्चा जन्म से लेकर अभी तक कितने उम्र का है वो देखा जाता है। तो इस आधार पे हम जो IQ होता है, जो बुद्धिलब्धि होती है, उसको निकालते हैं। उसके बाद होता है अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण का मतलब होता है कि टेस्ट के थ्रू, अलग अलग टेस्ट के थ्रू व्यक्ति के व्यक्तित्व का मेजरमेंट किया जाता है। जैसे सीटेट का एग्ज़ाम होता है, टेट का एग्ज़ाम होता है, तो या फिर आपका एग्ज़ाम है, तो इस तरीके से क्या है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, अंकों के आधार पर जो परीक्षण होता है वो अभिक्षमता परीक्षण है। उपलब्धियों का परीक्षण भी व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें उपलब्धि परीक्षण में, तो जैसे शैक्षिक उपलब्धि क्या है, बच्चे ने कितना अचीव कर रखा है, उसके आधार पर भी व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। उसके बाद है संवेग परीक्षण। संवेगों का भी परीक्षण किया जाता है। व्यक्तित्व मापन में क्या है कि व्यक्तित्व के कारण, जो संवेगों के कारण भी जो है वो व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि आपने पढ़ा अभी संवेगात्मक विभिन्नता, तो उस संवेगात्मक विभिन्नता का भी मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद है अभिरुचि परीक्षण। अभिरुचि परीक्षण मतलब क्या है कि व्यक्ति के जो रुचियां हैं उसका भी परीक्षण किया जाता है। जैसे केस हिस्ट्री बनता है, तो केस हिस्ट्री में क्या होता है कि उसमें व्यक्ति की रुचियाँ, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी जाती हैं। तो इस तरीके से हम जो व्यक्ति की अभिरुचि है उसका भी मापन करते हैं कि किस बच्चे की रुचि जो है वो किस विषय में ज़्यादा है। उसके बाद होता है आपका व्यक्तित्व परीक्षण। जैसे आपने व्यक्तिगत विभिन्नता पर, जैसे व्यक्तित्व में विभिन्नताएं आप जानते हैं, तो वो व्यक्तिगत जो परीक्षण होता है उसके थ्रू हम व्यक्ति का कैसे, उसकी सुंदरता क्या है, उसका भाषाई विकास कैसा है, उसका सामान्य ज्ञान कैसा है, ठीक है। तो ये सारे परीक्षण जो है वो हम व्यक्तिगत जो परीक्षण होता है उसमें हम कर रहे होते हैं। इसमें व्यक्ति की बुद्धि का भी परीक्षण आपका शामिल हो जाता है, जिसके थ्रू हम ये मापते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो किस तरीके का है। तो ये था आपका पूरा। तो और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपके इस चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे, और टिल एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ आपकी जारी रहेगी। और पर डे आपको जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के जो भी सीरीज़ है वो आपको मिलती रहेगी।